अध्याय 22 द हार्ट बीट ऑफ द क्रिम्सन रेल्म। जॉन, जल्दी से अपनी ढाल मेरी तरफ करो। काले बालों वाला लड़का दौड़ती हुई हवा के शोर के बीच चीखा। उसके बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर बुरी तरह उड़ रहे थे क्योंकि क्रिम्सन लेक तेजी से उनके करीब आ रही थी। ठीक है, जॉन ने पलटकर चिल्लाते हुए जवाब दिया। उसने हवा में ही अजीब तरीके से अपने भारी भरकम शरीर को मोड़ा और अपनी विशाल मोटी लोहे की ढाल को अपने गिरते हुए साथी की तरफ कर दिया। बिना हिचकिचाए काले बालों वाले लड़के ने हाथ बढ़ाया और लाल बालों वाली उस लड़की को उसके हल्के कवच के कॉलर से पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो, थियॉन? रिका चीखी और पागलों की तरह अपने पैर मारने लगी जब उसने उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया। बहुत ऊपर उस जादुई आसमान में तैरते हुए रोया पूरी दहशत में देख रही थी। सिल्वी, इस रफ्तार से वे मारे जाएंगे। मैं उनकी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती, सिल्वी फुसफुसाई। दुख के मारे उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। मेरे पास अब कोई कंट्रोल नहीं बचा है। ठीक उसी वक्त जब वे तीनों झील की उस खून भरी सतह से टकराने ही वाले थे, थियॉन ने अपने शरीर को मोड़ा। उसने अपना पैर फैलाया और जॉन की लोहे की ढाल के बिल्कुल बीचों बीच ऑरा से भरी एक विनाशकारी किक मारी। बूम! काइनेटिक ऊर्जा का वह भारी ट्रांसफर हवा में किसी धमाके की तरह काम कर गया, जिसने पानी से बस कुछ ही इंच ऊपर जॉन और थियॉन को भयानक रूप से बिल्कुल उल्टी दिशाओं में उछाल दिया। थियॉन और रिका उथले पानी में तिरछे होकर गिरे और क्रिम्सन लेक के नीचे उस पत्थर के फर्श पर घिसटते और गोल गोल घूमते चले गए। हवा में लाल पानी की लहरें उड़ाते हुए वे एक दर्दनाक रगड़ के साथ रुके, लेकिन जॉन ने उस धक्के का पूरा जोर सहा। वह अपनी पीठ के बल पानी में जा गिरा। छपाक! आहा! बम्प! आउच! क्रैश! उफ! मेरी रीढ़ की हड्डी! जॉन किसी भारी पत्थर की तरह झील पर उछलता चला गया और पानी से 3 बार टकराने के बाद आखिरकार कराहता हुआ एक दयनीय हालत में रुका। थियॉन ने हांफते हुए सांस ली और अपने हाथों और घुटनों के बल खुद को ऊपर उठाया। उसने अपने सिर से उस झंझनाहट को झटकने की कोशिश की। मुझे लगता है। उसके पीछे पानी से रिका कराहती हुई बोली, अपनी पसलियों को पकड़े हुए। मुझे लगता है मेरी कई हड्डियां टूट गई हैं। चुप रहो, थियॉन ने फुफकारते हुए कहा। उसकी तेज आंखें उस जगह का मुआयना कर रही थीं। ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबतें हैं। रिका ने जबरदस्ती खुद को बैठने के लिए मजबूर किया। पहली बार उसने सच में अपने आसपास की जगह को देखा। पानी एक गाढ़े खौफनाक लाल खून जैसा था और आसमान में एक अवास्तविक, कभी न खत्म होने वाली दोपहर छाई हुई थी। हाँ, हम मर गए, रिका बड़बड़ाई। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। हम मर गए हैं और हम नर्क में हैं, है ना? अगर ऐसा है, थियॉन ने अपनी तलवार की तरफ धीरे से हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो वो क्या बला है? रिका ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए झील के बीच में देखा। प्राचीन नाइट्स की तैरती हुई लाशों के बीच क्रिम्सन नाइट खड़ा था। वह खौफ की एक विशालकाय मूर्ति जैसा था, जो पूरी तरह से गहरे लाल और शानदार सुनहरे ऑरा के एक भयंकर मिलेजुले तूफान में लिपटा हुआ था। उसके हेलमेट के सुराखों के पीछे से चमकती हुई आंखें, ऐसा लग रहा था मानो उनके आर पार देख रही हों। रिका की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी, सुन्न कर देने वाली सिहरन दौड़ गई। वो जो भी है, रिका फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। यह एक मुसीबत है। कुछ दर्जन गज की दूरी पर लुकास ने उनकी इस अफरातफरी वाली एंट्री का फायदा उठाकर आखिरकार अपनी सांसें वापस पा ली थीं। उसने खुद को पानी से ऊपर धकेला और अपने दाहिने हाथ से अपनी नीली तलवार को पकड़ लिया। उसने उन 3 घायल अजनबियों को देखा। ओए बेवकूफों! लुकास चिल्लाया। उसकी आवाज झील पर रूखेपन से गूंजी।
अगर तुम बीच से दो टुकड़ों में नहीं कटना चाहते तो इस चीज से लड़ने में मेरी मदद करो। आसमान में रोया की भूतिया आंख बुरी तरह फड़कने लगी। शुद्ध चिड़चिड़ेपन की एक विशाल धड़कती हुई नस लगभग उसके माथे पर बन गई। रोया अंदर ही अंदर चीखी, उसे नीचे घूरते हुए। नीचे झील में जॉन आखिरकार अपनी विशाल ढाल के पीछे छिपते हुए लड़खड़ाकर खड़ा हुआ। ओए थियॉन, तुम्हें क्या लगता है? अभी के लिए बस उसकी बात सुन लेते हैं, थियॉन ने कहा। स्विश! क्रिम्सन नाइट ने उनके बीच की दूरी को पलक झपकते ही एक खौफनाक तरीके से पार कर लिया। उसकी वह रफ्तार समझ से पूरी तरह परे थी। वह सीधे थियॉन के सामने प्रकट हुआ, अपनी विशाल लंबी तलवार को अपने हेलमेट के ऊपर एक हाथ से पकड़े हुए, और उसे किसी जल्लाद की कुल्हाड़ी की तरह नीचे गिरा रहा था। बिना एक भी सेकंड गवाए थियॉन ने रोकने के लिए हताशा में अपनी तलवार को आड़ा ऊपर उठा लिया। बूम! उस झटके की शॉकवेव ने क्रिम्सन लेक को उनके चारों ओर एक विशाल घेरे में चीर दिया। खांसी! थियॉन के मुंह से खून की एक तेज फुहार निकली। उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे, उसकी मांसपेशियां चीख रही थीं क्योंकि क्रिम्सन नाइट की तलवार उसकी तलवार से रगड़ खा रही थी। थियॉन के घुटने पानी के नीचे पत्थर के फर्श पर जोर से जा लगे, जिससे पानी के नीचे की चट्टान चटक गई। उस लाल और सुनहरे ऑरा का दबाव हर मिलीसेकंड में बढ़ता जा रहा था और लगातार उठने वाली भयानक लहरों से आसपास के पानी को दूर धकेल रहा था। थियॉन! जॉन दहाड़ते हुए बोला, और किसी पागल सांड की तरह आगे झपटा, अपने कप्तान को बचाने के लिए अपनी विशाल ढाल को बाहर किए हुए। क्रिम्सन नाइट की चमकती हुई आंखें धीरे धीरे पास आते हुए नाइट की ओर घूमी। खौफनाक लापरवाही के साथ उस दानव ने थियॉन पर अपना दबाव छोड़ दिया और इसके बजाय जॉन को खत्म करने के लिए अपनी तलवार घुमा दी। जॉन, थियॉन को बचाओ! रिका उनके पीछे से चीखी। उस अचानक हुए हमले का सदमा अब जा चुका था और उसकी जगह शुद्ध एड्रेनालाइन ने ले ली थी। रिका ने अपने दोनों हाथ आगे की तरफ कर दिए। उसके धधकते हुए लाल भूरे बाल उसके चेहरे के चारों ओर पागलों की तरह उड़ने लगे, जैसे उन पर गुरुत्वाकर्षण का कोई असर ही न हो। उसकी अपनी आंखें एक शानदार आग जैसी चमक के साथ धधक उठीं। दहकता हुआ एम्बर ईथर, गाढ़ा, गर्म और बिल्कुल पिघली हुई आग की तरह हिलता हुआ उसकी हथेलियों से बाहर निकला और तेजी से एक विशाल, अंधी कर देने वाली गेंद के रूप में इकट्ठा होने लगा जो बिल्कुल किसी छोटे सूरज जैसी लग रही थी। आसमान में तैरते हुए रोया का रणनीतिक दिमाग तुरंत उस पर टिक गया। की नकल करता है। यह पिघली हुई आग की तरह है। इसे खाओ! रिका चीखी। जैसे ही जॉन ने खुद को थियॉन के ऊपर गिराया और उन दोनों को ढाल से ढका, रिका ने वह विशाल एम्बर सूरज जैसी गेंद सीधे क्रिम्सन नाइट की तरफ छोड़ दी। उस लाल दानव ने अपना सिर तेजी से आते हुए उस हमले की तरफ घुमाया। बूम! वह धमाका विनाशकारी था। पूरे आयाम में एक कान बहरे कर देने वाली दहाड़ गूंज उठी। उस धमाके की भयंकर गर्मी ने पल भर में क्रिम्सन लेक के हजारों गैलन पानी को भाप बना दिया और युद्ध के मैदान को घनी सफेद भाप के एक विशाल, अंधे कर देने वाले बादल से ढक दिया। क्रिम्सन नाइट कई फीट पीछे उड़ गया, पानी पर उछलता हुआ और झील में भारी होकर गिर पड़ा। जैसे ही वह घनी भाप धीरे धीरे छंटने लगी, रिका उथले पानी में अपने घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने अपना सीना पकड़ लिया और हवा के लिए हताशा में हांफने और तड़पने लगी। इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा निकालने की वजह से वह पूरी तरह से थक चुकी थी। धुंध के पार उसने देखा कि जॉन अपनी झुलसी हुई लोहे की ढाल नीचे कर रहा है। उसने खुद को और थियॉन को उस धमाके से सफलतापूर्वक बचा लिया था। हमारे पास इंतजार करने का समय नहीं है, थियॉन ने खांसते हुए कहा। अपनी ठुड्डी से खून पोंछते हुए वह लड़खड़ाकर खड़ा हुआ। हमें उसे जल्दी से खत्म करना होगा।
लुकास उस छंटती हुई भाप को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसका शरीर एक बार फिर अंधी कर देने वाले शानदार नीले ऑरा से ढका हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाता, पानी फट पड़ा। क्रिम्सन नाइट ने खुद को झील से बाहर उछाला और बड़ी आसानी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। लुकास लड़खड़ाते हुए रुक गया। थियॉन, जॉन और रिका शुद्ध खौफ में जम गए। एक छोटे सूरज से सीधा वार सहने के बावजूद क्रिम्सन नाइट तनकर खड़ा था। उसका खून जैसा लाल कवच झुलसा तक नहीं था। वास्तव में उसके चारों ओर घूमने वाला सुनहरा और लाल ऑरा और भी तेजी से घूम रहा था, और वह दम घोंट देने वाला जादुई दबाव हर सेकंड तेजी से और मजबूत होता जा रहा था। ओए, नीले बालों वाले! थियॉन हवा की दहाड़ के बीच चिल्लाया और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। चलो मिलकर यह करते हैं। युद्ध के मैदान के बहुत ऊपर सिल्वी का भूतिया शरीर रोया के बगल में तैर रहा था। रोया, सिल्वी ने पुकारा। उसकी आवाज पूरी तरह से घबराई हुई और कांप रही थी। हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वे उसे ज्यादा देर तक रोक कर नहीं रख पाएंगे। वह हर सेकंड अपनी ताकत वापस पा रहा है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? रोया ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा, सामने हो रहे उस खौफनाक सपने को देखते हुए। तुम्हें कोर को नष्ट करना होगा, सिल्वी ने धीरे से कहा। कोर? रोया उसकी ओर मुड़ी। उसकी सांसें अटक गईं। सिल्वी का पारदर्शी, चमकता हुआ शरीर टूटकर बिखर रहा था। उसके पैरों से शुरू होकर उसका भूतिया शरीर बारीक, चमकती हुई धूल में बदल रहा था जो हवा में उड़ रही थी। मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ, सिल्वी मुस्कुराई। उसके चेहरे पर पूर्ण शांति का एक खूबसूरत, दिल तोड़ने वाला भाव था। मुझे भरोसा है कि तुम यह कर लोगी, रोया। रुको, सिल्वी, तुम्हें क्या हो रहा है? रोया चीखी, उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हुए। व्रररम! एक हिंसक, तेज झंझनाहट ने रोया की खोपड़ी को चीर दिया। रोया ने हांफते हुए सांस ली। उसकी आंखें झटके से खुल गईं। वह अब आसमान में नहीं थी। वह ठंडे पत्थर के फर्श पर अपनी पीठ के बल सीधी लेटी हुई थी। उसके सिर में एक दर्दनाक, धड़कता हुआ सिरदर्द हथौड़े मार रहा था। वह कराह उठी, धीरे धीरे उठकर बैठी और अपने सिर को पकड़ लिया। में ज्यादा समय नहीं बीता है। उसने दर्द के बीच चीजों को समझने की कोशिश की। का बिल्कुल वैसा ही शारीरिक झटका महसूस कर रही हूं। उसने चारों ओर देखा। वह खौफनाक, खून से भरा सिंहासन कक्ष गायब हो चुका था। कमरा वापस अपनी उसी साफ सुथरी, धूप से भरी हालत में आ गया था, टूटे हुए पत्थर के खंभों और हरी बेलों के साथ। लेकिन वहां एक बहुत बड़ा फर्क था। कमरे के बीचों बीच स्थित पत्थर की वेदी अब दिखाई नहीं दे रही थी। इसे घनी, नुकीली हरी बेलों के एक विशाल, जिसे भेदा न जा सके ऐसे गुंबद ने पूरी तरह से निगल लिया था और ढक दिया था, जो शानदार, खिले हुए लाल फूलों से पूरी तरह से ढका हुआ था। रोया, क्या तुम ठीक हो? सैम पुकारते हुए दौड़कर उसके पास आया। क्या हुआ था? एक पल हम आसमान में उन विशाल आंखों को देख रहे थे, और अगले ही पल मेरे लिए सब कुछ पूरी तरह से अंधेरा हो गया। रोया ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह वनस्पतियों के उस विशाल गुंबद को घूरती रही। सैम! रोया फुसफुसाई। उसकी बैंगनी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये वही लाल फूल नहीं हैं जो सर केल ने लेडी सिल्वी को बालकनी पर दिए थे? वह धीरे धीरे खड़ी हुई, उस गुंबद को देखते हुए जिसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। उसका सीना भारी हो गया। सैम, अपना बचाव तैयार रखो, रोया ने आदेश दिया। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट और बेहद गंभीर हो गई। हमें इस आयाम के कोर को नष्ट करना होगा। कोर को नष्ट करना है? सैम घबरा गया और अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। हम ऐसा कैसे करेंगे? और वैसे भी कोर है कहाँ?
वह उसके अंदर है, रोया ने गुंबद की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने अपने पाउच में हाथ डाला और एक ताज़ी चांदी की सुई निकाली। उसने इसका निशाना सीधे फूलों से ढके गुंबद के बीचों बीच लगाया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह अपने कोर तक पहुंची और अपना ईथर बाहर खींचा। गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा की एक लहर उस चांदी की सुई में दौड़ गई। ईथर फैल गया, जिसने उस छोटी सी नोक को ऊर्जा के एक चमकते हुए ब्लेड में बदल दिया। नहीं, रोया ने अपने दांत पीसते हुए कहा, अपनी स्थिति बनाए रखते हुए। और भी बड़ा। इससे काम नहीं चलेगा। उसने और जोर लगाया। ईथर का वह चमकता हुआ ब्लेड बड़ा और बड़ा होता गया। वह बाहर की तरफ फैल रहा था क्योंकि रोया उसकी विनाशकारी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसमें और अधिक कच्ची ऊर्जा डाल रही थी। यह कांपने लगा और हवा में गहरी भिनभिनाहट पैदा करने लगा। उस विशाल ऊर्जा ब्लेड की नोक बिल्कुल काली होने लगी। छोटे कंकड़ और पत्थर के टूटे हुए टुकड़े फर्श से उठने लगे और गुरुत्वाकर्षण को मात देने लगे क्योंकि उसके आसपास का वायुमंडलीय दबाव गिरने लगा था। सैम ने खौफ में एक कदम पीछे लिया, उस बढ़ती हुई ऊर्जा को शुद्ध हैरानी से देखते हुए। इतना काफी नहीं है। और भी। रोया चीखी और अपनी जिंदगी की बची हुई सारी ताकत उस चांदी की नोक में उड़ेल दी। ईथर पूरी तरह से हिंसक हो गया और उसके हाथ के चारों ओर दहाड़ने लगा। बूम! एथर की तोप फायर हो गई। उस झटके ने रोया को भयानक रूप से पीछे की तरफ फेंक दिया। वह हवा में कुछ फीट उड़ी और पत्थर के एक टूटे हुए खंभे से जोर से टकराई। कमरे में घनी धूल, कटीफटी बेलों और टूटी हुई लाल पंखुड़ियों का एक विशाल बादल फट पड़ा। सैम, जो उस कान बहरे कर देने वाले झटके से बचने के लिए पहले ही फर्श पर लेट गया था, उसने अपने सिर को ढक लिया क्योंकि वह धमाका उसके ऊपर से गुजर गया। जैसे ही वह गूंज शांत हुई, सैम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और घनी धूल के बीच खांसने लगा। उसने कमरे के बीचों बीच देखा। बेलों की उस मोटी दीवार के आर पार एक विशाल, खुरदरा छेद हो गया था। रोया! सैम चिल्लाया, घुटनों के बल खड़े होकर और पीछे मुड़कर देखते हुए। रोया खंभे के सहारे गिरी हुई थी। वह लगभग बेहोश थी। उसकी नाक से खून टपक रहा था। नहीं! रोया ने खांसा। उसकी आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा छा रहा था। यह काफी नहीं था। सैम, जल्दी कोर को नष्ट कर दो। उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया और वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। सैम घबरा गया। कोर कहाँ है? वह चीखा। जैसे ही उसने गुंबद की तरफ देखा, एक खौफनाक, चटकने वाली आवाज हवा में गूंज उठी। उस फटे हुए छेद के आसपास की विशाल, मोटी बेलें अचानक जिंदा हो उठीं। वे विशाल हरे सांपों की तरह ऐंठने और मुड़ने लगीं और रोया द्वारा बनाए गए उस छेद को बंद करने के लिए तेजी से बढ़ने लगीं। सैम को एहसास हुआ, उसका दिल उसके गले में धड़क रहा था। अब जो होगा देखा जाएगा। सैम चीखा। वह जरा भी नहीं हिचकिचाया। घबराए हुए भालू की तरह चारों पैरों पर रेंगते हुए उसने अपनी तलवार कसकर हाथ में पकड़े हुए उस खुरदरे छेद में सिर के बल छलांग लगा दी और उस अंधेरे गुंबद के अंदर पत्थर के फर्श पर लुढ़कता चला गया, ठीक उसी समय जब उसके पीछे की बेलें बंद होने लगी थीं। उसने हांफते हुए सांस ली और ऊपर देखा। पत्थर की वेदी पर, पूरी तरह से सुरक्षित लेकिन जिंदगी के बिना, लेडी सिल्वी लेटी हुई थीं। उनकी त्वचा एक खौफनाक, पारदर्शी पीले रंग की थी और उनकी गर्दन पर रेंगने वाली नसें उस प्राचीन जहर से पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। सैम को एहसास हुआ, एक ठंडा खौफ उसकी आत्मा में दौड़ गया। का कोर उनका शरीर है। सैम ने जबरदस्ती खुद को सीधा खड़ा किया। उसने अपनी लंबी तलवार सिल्वी के सीने के ऊपर ऊंची उठा ली।
उसकी आंखों के कोनों में आंसू छलक आए जब उसने उस लड़की के दर्दनाक मासूम चेहरे को नीचे देखा जिसने यह सब शुरू किया था। ठीक उसी वक्त जब उसकी मांसपेशियां वार करने के लिए कसीं, गुंबद के अंदर की बेलें छटपटा उठीं। मोटी कांटेदार बेलें उसके टखनों और कमर के चारों ओर हिंसक रूप से लिपट गईं और उसे वेदी से दूर पीछे खींचने की हताश कोशिश करने लगीं। मुझे माफ कर दीजिए सर केल, सैम चीखा, अपनी पूरी ताकत से उस कुचल देने वाली पकड़ से लड़ते हुए। एक बेरहम नीचे की ओर वार करते हुए सैम ने अपनी तलवार सीधे सिल्वी के दिल में उतार दी। थंप! पूरे आयाम में एक इकलौती विशाल धड़कन गूंज उठी। हेलो दोस्तों, मैं राइटर रेदा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अपने विचार, सुझाव या कोई भी सुधार नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले चैप्टर में।